नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आपका पूरा जो सिलेबस है, जो आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं ना, उसको बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझा सकूँ, ताकि अगर आपने अब तक कोई तैयारी नहीं भी करी है तो आप बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर सकते हो। बहुत शॉर्ट में आंसर होंगे और आपका एग्जाम का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है कि आपके ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को एंड तक देख लोगे तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये नोट्स जो हैं ये मैंने ऑफलाइन क्लास में कराई है, तो ये बच्चे की कॉपी के नोट्स हैं। तो अगर इसमें कोई वर्ड गलत हो, क्योंकि बच्चे ने लिखा है नोट्स, तो कोई शब्द गलत हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। बाकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ समझा पाऊँ पूरे शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। यहाँ आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 1, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर कैसा गांव है? तो एक काल्पनिक गांव, ये आपको याद रखना है। पालमपुर की मुख्य क्रिया जो है वो कृषि है, एग्रीकल्चर है। 75% लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। पालमपुर का पड़ोसी गांव अगर पूछा जाए आपसे, तो पालमपुर का पड़ोसी गांव रायगंज है, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? परिवारों की संख्या, तो पालमपुर में परिवारों की संख्या है 450। 450 परिवार वहां पर रहते हैं। उच्च जाति के परिवार वहां पर 80 परिवार है, आपके बुक में लिखा हुआ है। पालमपुर में ना प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय कितने हैं? तो 2 हैं, 2 प्राइमरी स्कूल है वहां पर। पालमपुर में उच्च विद्यालय, हाई स्कूल कितने हैं? तो 1 उच्च विद्यालय है। पालमपुर में अगर अस्पताल की बात करें तो वहां 2 अस्पताल है, जिसमें एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और दूसरा एक निजी औषधालय है, यानी प्राइवेट डिस्पेंसरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आता है उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं। तो बच्चों, उत्पादन के लिए, किसी चीज के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। ये पेज आपका कंप्लीट होता है, एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पालमपुर कैसा गांव है? काल्पनिक गांव है। पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? तो कृषि है। पालमपुर का पड़ोसी गांव कौन है? तो रायगंज है, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? तो 450। पालमपुर में उच्च जाति के कितने परिवार? तो 80 परिवार है। पालमपुर में प्राथमिक विद्यालय 2 है। पालमपुर में उच्च विद्यालय 1 है। पालमपुर में अस्पताल की बात करें तो एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय है। उत्पादन के लिए आवश्यक चीजों क्या क्या चाहिए? तो 4 चीज चाहिए: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। नाउ अगले पेज पे आते हैं। अब एक एक करके ना इनको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि ये जो आपने वर्ड आपने पढ़े इसका मतलब क्या है। तो जैसे सबसे पहला है भूमि। पहली आवश्यकता होती है भूमि की और प्राकृतिक संसाधन की। पहली आवश्यकता होती है भूमि की और प्राकृतिक संसाधन की। दूसरा है श्रम। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम की, यानी उत्पादन में दूसरी आवश्यकता श्रम की होती है। श्रम का अर्थात होता है लोग जो काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करेंगे। तीसरा है भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी का मतलब होता है कच्चा माल, मशीन, घर में पड़ा हुआ कैश जो आप बिजनेस के लिए लगाते हो, तो ये सब भौतिक पूंजी में आता है। उसके बाद आता है मानव पूंजी, ये चौथी आवश्यकता होती है। मानव पूंजी के अर्थात वह पढ़ा लिखा और कौशल युक्त व्यक्ति है। वह पढ़ा लिखा और कौशल युक्त व्यक्ति है जो भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी की को संभाल सके। यानी हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, कौशल युक्त व्यक्ति चाहिए जो भूमि को, श्रम को और भौतिक पूंजी को संभाल सके। उसको मानव पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी के प्रकार। भौतिक पूंजी 2 प्रकार के होते हैं: अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी। बच्चों, भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है: अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी। अब आपसे पूछा गया अस्थाई पूंजी क्या होता है? तो वह पूंजी जो लंबे समय तक चलता है। वह पूंजी जो लंबे समय तक चलता है। जैसे एक बिल्डिंग एक बार बना लो तो 20-30 साल चलेगा, मशीन खरीद लो 5-6 साल चलेगा। तो वह पूंजी जो लंबे समय तक चलता है वो स्थायी पूंजी होता है। और कार्यशील पूंजी क्या होता है? जो थोड़े समय के लिए चलता है। वह पूंजी जो कम समय तक चलता है, 1-2 दिन चलेगा, जैसे कच्चा माल, कैश। तो ये सब जो होता है ना, ये आपका कार्यशील पूंजी के अंदर आता है। एक बार जल्दी से इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं, हर पेज को मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। भूमि, पहली आवश्यकता होती है भूमि की और प्राकृतिक संसाधन की। दूसरी आवश्यकता होती है श्रम की। श्रम का मतलब है वह लोग जो आपके लिए काम करेंगे। भौतिक पूंजी, तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी की, अर्थात कच्चा माल, मशीन और कैश की। मानव पूंजी, चौथी आवश्यकता होती है मानव पूंजी की, यानी एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति या कौशल युक्त व्यक्ति जो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को संभाल सकता है। भौतिक पूंजी 2 प्रकार के होते हैं: स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी।
स्थायी पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो लंबे समय तक चलता है, जैसे बिल्डिंग और मशीन। और कार्यशील पूंजी क्या होती है? वह पूंजी जो कम समय तक चलता है, जैसे कच्चा माल और कैश। हेक्टेयर क्या होता है? तो भूमि नापने का यह एक मात्रक है, भूमि नापने का मानक मात्रक है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है। वर्षा ऋतु में पालमपुर में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वर्षा ऋतु में पालमपुर में ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में पालमपुर में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आलू उगाया जाता है। शीत ऋतु में पालमपुर में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं उगाया जाता है। पालमपुर में 3 फसल आपके नाम पूछेंगे इनसे, तो ज्वार बाजरा, गेहूं, आलू, और एक आप गन्ने का भी नाम दे सकते हो, गन्ना। पालमपुर के किसान 3 फसलों को क्यों उगा पाते हैं? मतलब पालमपुर के किसान 2 से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा फसल क्यों उगा पाते हैं? एक तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, वहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, और दूसरा विद्युत का आना, विद्युत का आना यानी पालमपुर में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पहले पहुंच गया था। इस कारण वहां पे जो किसान है वो 3 फसलों को उगा पाते हैं। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? बहुविध फसल प्रणाली का अर्थ क्या होता है? एक साल में एक भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाना, एक साल में एक भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हेक्टेयर ये भूमि नापने का एक मात्रक है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 100 मीटर स्क्वायर। वर्षा ऋतु में पालमपुर में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में आलू उगाया जाता है। शीत ऋतु में गेहूं उगाया जाता है। पालमपुर में 3 फसल ज्वार बाजरा गेहूं और आलू है। पालमपुर के किसान 3 फसलों को क्यों उगा पाते हैं? क्योंकि वहां सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और विद्युत वहां पहले आ गया था। बहुविध फसल प्रणाली क्या होता है? तो एक साल में एक भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था हरित क्रांति, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ था, जिसमें किसानों ने HYB बीज का इस्तेमाल किया था। अब ये HYB बीज क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई यील्ड वैरायटीज। हाई यील्ड वैरायटीज। पालमपुर में श्रम की व्यवस्था कैसे होती है, यानी लेबर कहां से आता है? तो छोटे किसान अपने परिवार के साथ स्वयं फसल उगाते हैं। बच्चों ये रिवीजन वीडियो है, ताकि आपका पूरा सिलेबस आधे घंटे में मुझे रिवाइज कराना है, कंप्लीट सिलेबस। आधे घंटे में आपको कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा मैं, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज के पर्पज से वीडियो बना रहा हूं स्पेशली। छोटे किसान अपने परिवार के साथ स्वयं अपने खेतों में काम करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करवाने के लिए श्रमिकों को लेते हैं, उनको किराए पर ले आते हैं। छोटे किसान अपने परिवार के साथ स्वयं अपने खेतों में काम करते हैं, और मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करवाने के लिए श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। पालमपुर में भूमि का वितरण कैसे हुआ है? तो 150 परिवार ऐसे हैं पालमपुर में जिन पे वास भूमि नहीं है, जमीन है ही नहीं। 240 परिवार ऐसे हैं जिन पे 2 हेक्टेयर से अधिक कम भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। 60 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, और कुछ परिवार ऐसे हैं जिन पे 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। पालमपुर में 150 परिवार है जिन पे जमीन नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिन पे 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। 60 परिवार ऐसे हैं जिन पर 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, और कुछ परिवार हैं जिन पे 10 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन है। पालमपुर में पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है, यानी पैसा कहां से आता है? पूंजी का मतलब पैसा, अमाउंट। पालमपुर में पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है? तो छोटे किसानों को बड़े किसानों से पैसा उधार लेना पड़ता है। छोटे किसान बड़े किसानों से पैसा उधार लेते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने फसलों को बेचकर पूंजी की व्यवस्था करते हैं। जो मझोले और बड़े किसान होते हैं ना, वो अपने फसलों को बेच देते हैं, उससे उनकी पूंजी की व्यवस्था होती है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है? तो पालमपुर में 4 गैर कृषि क्रिया आती हैं। डेयरी, जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीजें। लघु विनिर्माण, छोटा मोटा घर में काम करना। दुकानदारी, जो किराने की दुकान होती है। परिवहन, ऑटो वगैरह चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आधुनिक कृषि प्रणाली में क्या क्या आता है? आधुनिक कृषि प्रणाली में बच्चों 4 चीज आती है। HYB बीजों का इस्तेमाल, हाई यील्ड वैरायटी बीजों का इस्तेमाल, खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल, फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी का मतलब है ट्रैक्टर वगैरह, जो आजकल मशीन से फार्मिंग की जाती है, और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो आधुनिक कृषि प्रणाली में 4 चीज आती है। HYB बीज होना चाहिए आपके पास, खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल होना चाहिए, फार्म मशीनरी का इस्तेमाल होना चाहिए, और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। पालमपुर में किसानों को विद्युत से क्या लाभ हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाने से पालमपुर के किसानों को फायदा क्या हुआ? तो विद्युत आने से सिंचाई प्रणाली परिवर्तित हो गई। वहां की जो सिंचाई व्यवस्था थी, जो खेतों में पानी डालने की व्यवस्था थी, वो परिवर्तित हो गई, वो अच्छी हो गई। पालमपुर में लोग न्यूनतम कीमत पर काम करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? क्यों पालमपुर के लोग जो होते हैं वो कम कीमत पर, कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो उसका आंसर यह है कि कम रोजगार के अवसरों के कारण, वहां पे रोजगार के अवसर जो है ना बहुत कम है, बहुत कम रोजगार अवेलेबल है। कम रोजगार के अवसरों के कारण
और अधिक लोग द्वारा काम करने के लिए होने के कारण, यानी प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, यानी काम तो कम है, वहां पे काम कम है, और जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, कंपटीशन ज्यादा है। तो जब काम कम होगा और कंपटीशन ज्यादा होगा तो लोग कम कीमत पे भी काम करने को वहां पर तैयार हो जाएंगे। हरित क्रांति से फायदे तो बहुत हुए, लेकिन दो हानियां भी आती है पेपर में कि हरित क्रांति से नुकसान क्या हुआ। तो दो नुकसान हुए थे हमें हरित क्रांति से। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाना, मिट्टी की उपजाऊ पावर जो है वो कम हो गई थी, और भौम जल स्तर यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो था वो कम हो गया। तो ये था आपका कंप्लीट पहला चैप्टर जिसमें पालमपुर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, संसाधन के रूप में लोग। पूरा चैप्टर, ये पूरा आपको नोट्स जो है पीडीएफ, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोगों का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी कौशल है, वो एक संसाधन होता है देश का। जिस व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छा स्किल होगा, वो देश के लिए एक संसाधन है। तो उसे ही बोलते हैं संसाधन के रूप में लोग। यानी अगर हम किसी व्यक्ति पर शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके स्किल को डेवलप करने पर पैसा खर्च करें तो वो देश के लिए संसाधन बन जाता है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो जीविका कमाने के लिए किया जाता है, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाता है, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया में जो पैसे कमाते हैं ना, वो नेशनल इनकम में ऐड होता है, राष्ट्रीय आय में ऐड होता है। गैर आर्थिक क्रिया, वह क्रिया जो जीविका कमाने के लिए नहीं किया जाता है। जैसे मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो पैसे थोड़ी लेती है आपसे, तो वो गैर आर्थिक क्रिया है, जो पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता। ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता है, आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। क्षेत्रकों के प्रकार, जो हम लोग काम करते हैं ना, उसको 3 सेक्टर में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब इनका एग्जाम्पल याद कर लेना। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन वगैरह। द्वितीय क्षेत्र में आता है उत्पादन और निर्माण, किसी चीज का निर्माण करना। तृतीय क्षेत्र में आता है बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, परिवहन और सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। तो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी। तो तीनों का ना एग्जाम्पल याद कर लेना कि किसमें कौन सा काम आता है। बाजार क्रिया, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। मान लीजिए आप कार खरीदने गए, तो कंपनी ने आपको कार बेचा, क्यों बेचा? क्योंकि उसको उससे लाभ मिल रहा है, तो वो बाजार क्रिया है। वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, वो बाजार क्रिया कहलाता है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। संसाधन के रूप में लोग, जिस व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा कौशल है, वो देश के लिए एक संसाधन है। आर्थिक क्रिया जो जीविका कमाने, पैसे कमाने के उद्देश्य किया जाता है। गैर आर्थिक क्रिया जो जीविका कमाने के उद्देश्य नहीं किया जाता। क्षेत्र 3 होते हैं, प्राथमिक, तृतीय, तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन। द्वितीय क्षेत्र में आता है उत्पादन और निर्माण। तृतीय क्षेत्र में आता है बैंक, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, परिवहन, सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। बाजार क्रिया वह क्रिया होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे ही होती है गैर बाजार क्रिया की। गैर बाजार क्रिया आपसे पूछा है, गैर बाजार क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य नहीं किया जाता, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य नहीं किया जाता, उसे गैर बाजार क्रिया कहते हैं। अब पूछा जाएगा बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक है, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति, ये इसमें वर्ड छुपा हुआ है काम, ये मैं हटा देता हूं, एक मिनट रुक जाइए, इसे हटा ही देता हूं। देखिए, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक है परंतु उसे काम ना मिले, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। इंडिया में बेरोजगारी के 3 प्रकार पाए जाते हैं मोस्टली, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इनमें से कोई एक हर बार एग्जाम में आ रहा है लगातार 20 सालों से। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? वर्ष के कुछ महीनों में काम प्राप्त करना और शेष महीनों में काम प्राप्त नहीं करना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। यानी साल के कुछ मौसम में काम मिला और बाकी महीनों में काम नहीं मिला, तो वो मौसमी बेरोजगारी है। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को मौसमी बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। जो लोग कृषि सेक्टर में ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको मौसमी बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। शिक्षित बेरोजगारी, जब किसी शिक्षित व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है परंतु उसे काम ना मिले, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति को जब काम नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसा होता क्यों है? कौशल की कमी के कारण, क्योंकि उस पर कोई स्किल नहीं होता। उसने रट्टा मार के पास कर लिया, रट्टा मार के 10वीं 12वीं बीए बीकॉम कर लिया, लेकिन उसने अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं करा, तो वो शिक्षित बेरोजगारी कौशल की कमी के कारण होता है। केवल डिग्री हासिल होने से कुछ नहीं होगा। आगे, यह अधिकतर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। जो शिक्षित बेरोजगारी होती है ना, ये मोस्टली शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकतर ये शहरों में देखा जाता है। एक मिनट से हटा देता हूं मैं, शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को ना छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत लोग जो होते हैं वो नियोजित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है वो काम कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे होते हैं। वो दिखते हैं कि काम कर रहे हैं,
प्रच्छन्न बेरोजगारी के तहत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब वो लगता है कि वो काम कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते हैं। किसी काम में 5 लोगों की जरूरत होती है परंतु उसमें 8 लोग जुटे हुए हैं, तो इसमें 3 लोग जो है वो अतिरिक्त हैं। अगर उनको हम हटा भी देंगे तो हमारे प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब कुछ व्यक्ति को काम से हटा भी देंगे तो हमारे उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी से हानियां क्या होती है? बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन का ह्रास होता है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न होती है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ बढ़ता है देश पर। तो ये बेरोजगारी की हानियां हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से आपको रिवाइज कर दूं इस पेज पर हमने क्या जाना। एक सेकंड, मैं आपके लिए पेज ले आता हूं। लीजिए, इस पेज में मैंने आपको बताया गैर बाजार क्रिया जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं होता। और बेरोजगारी क्या होती है? तो वह स्थिति जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, उसे बोलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी 3 प्रकार के होते हैं: मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जब वर्ष के कुछ महीनों में काम मिले और बाकी महीनों में काम ना मिले, तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में जो लोग लगे रहते हैं उसे मौसमी बेरोजगारी झेलनी पड़ती है। शिक्षित बेरोजगारी जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को काम करने के इच्छुक हो लेकिन उसे काम ना मिले, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसा होता है कौशल की कमी के कारण शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और लास्ट मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो पाया जाता है अधिकतर शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसमें लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, काम करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते हैं। किसी काम में 5 लोगों की जरूरत है लेकिन वहां 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग अतिरिक्त हैं। बेरोजगारी से हानियां ये होती है कि इससे जनशक्ति संसाधनों का ह्रास होता है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना उत्पन्न होती है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ बढ़ता है देश के ऊपर। ठीक है, चैप्टर 2 था आपका। नाउ अब मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेके आता हूं। चैप्टर 3, निर्धनता एक चुनौती। तो बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, हमें आधे घंटे में पूरा इको खत्म कर देना है। एक लास्ट टाइम रिवीजन है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो जरूर आपको फायदा होगा। भारत में निर्धनता, इस समय भारत में 27 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीते हैं। निर्धनता के कारण क्या है? तो भूमिहीन होना, जमीन ना होना, बेरोजगारी होना, रोजगार ना होना, परिवार का आकार यानी परिवार का बड़ा आकार होना, निरक्षरता होना, पढ़ा लिखा ना होना, खराब स्वास्थ्य होना, तो ये निर्धनता के कारण है। भूमिहीन होना, बेरोजगार होना, परिवार का बड़ा आकार होना, पढ़ा लिखा ना होना, खराब स्वास्थ्य होना। निर्धनता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे निर्धनता कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे निर्धन कहते हैं। लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता का अर्थ कुछ और होता है। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता का मतलब होता है निरक्षरता स्तर, कि आप कितने पढ़े लिखे हो। कुपोषण के कारण रोग, कि आप कुपोषण के कारण आपको बीमारी तो नहीं हो रही। रोजगार की कमी यानी रोजगार है या नहीं है आपके पास। स्वच्छता, आप साफ रहते हो नहीं रहते हो। तो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता का मतलब होता है निरक्षरता स्तर से, कुपोषण के कारण रोग से, रोजगार की कमी से और स्वच्छता से। सामाजिक अपवर्जन का मतलब क्या होता है? इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनता का बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निष्कृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। यानी इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है बच्चों, सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को समाज से गरीबी के कारण अलग कर दिया जाता है। इस व्यक्ति को मजबूर कर दिया जाता है कि आप ऐसी जगह रहो जहां आपके जैसे बाकी लोग रहते हैं, यानी निर्धन लोग रहते हैं। तो जब समाज से किसी व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है कि वो उन्हीं के साथ रहे जहां निर्धन लोग रहते हैं, जिसे सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। एक बार जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। भारत में 27 करोड़ लोग निर्धनता रेखा में जीते हैं। निर्धनता के कारण है भूमिहीन होना, बेरोजगार होना, परिवार का बड़ा आकार होना, निरक्षरता होना, खराब स्वास्थ्य होना। निर्धनता किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो उसे निर्धन कहते हैं। और मूलभूत आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान आता है। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में निर्धनता का मतलब होता है निरक्षरता स्तर से, कुपोषण के कारण रोग से, रोजगार की कमी से और स्वच्छता से। सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को समाज से गरीबी के कारण अलग कर दिया जाता है ताकि वो उनके साथ रहे जहां पहले से निर्धन लोग रहते हैं, उसे सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। नाउ अगले पेज पे आता हूं मैं। नेक्स्ट पेज हमारे में असुरक्षा। असुरक्षित कौन से लोग हैं? यानी ऐसे लोग जो अभी निर्धन हो या ना हो लेकिन भविष्य में निर्धन होने की संभावना होती है। तो विधवा, विकलांग और पिछड़ी जाति, ये 3 असुरक्षित आप समूह याद कर लो। ये 3 असुरक्षित समूह हैं जो कभी भी निर्धन हो सकते हैं या अधिकतर निर्धन है।
अमेरिका में निर्धन किसे माना जाता है? वह व्यक्ति निर्धन है जिसके पास अपनी कार नहीं है, जिसके पास अपनी कार नहीं है वो निर्धन है अमेरिका के अनुसार। निर्धनता रेखा वह रेखा जो हमें यह बताता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। ऐसी रेखा जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है उसे निर्धनता रेखा कहते हैं। भारत में निर्धनता रेखा दो प्रकार से डिसाइड होती है, एक कैलोरी के आधार पर और दूसरा आय के आधार पर, इनकम के आधार पर। कैलोरी के आधार पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो और 2400 कैलोरी से कम खाते हो तो आप निर्धन हो। अगर आप शहरी क्षेत्रों में हो और 2100 कैलोरी प्रतिदिन से कम खाते हो तो आप निर्धन हो। अगर आय के आधार पर, इनकम केस पर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हो और 27 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हो तो आप निर्धन हो। अगर आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हो और 33 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हो तो आप निर्धन हो। एनएसएसओ की फुल फॉर्म आती है कई बार कि एनएसएसओ की फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। असुरक्षित समूह में आता है विधवा, विकलांग और पिछड़ी जाति। अमेरिका में वो निर्धन है जिसके पास कार नहीं है। निर्धनता रेखा वह रेखा है जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। भारत में निर्धनता रेखा दो प्रकार से डिसाइड होती है, कैलोरी के आधार पर, आय के आधार पर। कैलोरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। आय के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए प्रतिदिन, शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रतिदिन। एनएसएसओ की फुल फॉर्म होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगले पेज पे आते हैं। विश्व बैंक ये कहता है, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाता है, यानी आपका पर डे अगर $1.9 से कम कमाते हो तो आप निर्धनता रेखा के अंदर आते हो, यह विश्व बैंक मानता है। भारत में निर्धनता का अनुपात, अगर भारत में निर्धनता का अनुपात देखो तो 1993 1994 में 45% लोग जो थे वो निर्धनता रेखा से नीचे जीते थे। 2004-5 में 37.2% निर्धनता रेखा से नीचे जीते थे और 11-12 में 22% लोग जो थे वो निर्धनता रेखा के नीचे जीते थे। इन आंकड़ों से पता लगता है कि डे बाय डे भारत में निर्धनता रेखा की परसेंटेज जो है वो कम होती जा रही है। असुरक्षित समूह में वो लोग आते हैं जो अधिकतर जिनके समाज में निर्धनता की संख्या ज्यादा है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और अकौशल ग्रामीण है या शहरी है, कोई भी जो अकौशल है, जिन पे का कोई कौशल नहीं है, स्किल नहीं है। तो असुरक्षित समूह में एससी आते हैं, अनुसूचित जाति आते हैं, अनुसूचित जनजाति आती है, ग्रामीण कृषि श्रमिक आते हैं और अकौशल व्यक्ति आते हैं। भारत के सबसे निर्धन राज्य में उड़ीसा आता है, बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है। भारत में सबसे कम निर्धन राज्यों में पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र आते हैं। भारत में अंतर राज्य असमानता क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि भारत के कुछ राज्यों में गरीबी ज्यादा है और भारत के कुछ राज्यों में गरीबी कम है? ये तो आपको भी पता होगा। भारत के कुछ राज्यों में गरीबी बहुत ज्यादा है जबकि भारत के कुछ राज्यों में गरीबी बहुत कम है, ऐसा क्यों है? तो कृषि योग्य भूमि, कुछ राज्यों में कृषि योग्य भूमि ज्यादा है, वहां ज्यादा खेती होती है तो वहां गरीबी कम है। रोजगार के अवसर, कुछ राज्यों में रोजगार के अच्छे अवसर हैं तो इसलिए वहां पे गरीबी कम है। राजनीतिक कारण, कुछ राज्यों की राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो केवल राजनीति करती हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं कि कुछ राज्यों में असमानताएं पाई जाती है गरीबों के अंदर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है अगर आप $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाते हो तो आप गरीब में आते हो। भारत में निर्धनता अनुपात 93-94 में 45%, 4-5 में 37.2%, 11-12 में 12%, यानी डे बाय डे निर्धनता भारत में कम होती जा रही है। असुरक्षित समूह में आते हैं एससी, एसटी, ग्रामीण कृषि श्रमिक और अकौशल व्यक्ति। भारत में सबसे निर्धन राज्य हैं उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे कम निर्धन राज्य हैं पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र। और ये राज्यों में अंतर क्यों है? तो कृषि योग्य भूमि के कारण, रोजगार के अवसर कारण और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। नाउ अगले पेज पे आते हैं। महात्मा गांधी, अब सरकार ने क्या करा, इन निर्धनों को कम करने के लिए कुछ योजना बनाई। उसमें सबसे ज्यादा पेपर जो बच्चों आता है वो आता है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, मनरेगा बोलते हैं इसको। ये लॉन्च किया गया था 2005 में। रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। कम से कम 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा अगर आप इसके अंदर आते हो। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है, यानी जितने भी रोजगार निकलेंगे उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गारंटी कोष की स्थापना करेगी और इसे लॉन्च किया गया था 2005 में। 2005 में से लागू किया गया था।
तो ये बहुत ज्यादा आता है। आप सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा मैंने देखो लिख रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि मोस्टली यही आता है चैप्टर में, ये जो मनरेगा आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में लॉन्च किया गया। 150 जिलों में, जो सबसे पिछड़े जिले थे ना इंडिया के, 150 जिलों में लागू किया गया था 2004 में। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। किन के लिए है? उन ग्रामीण निर्धनों के लिए जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनके लिए लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY बोलते हैं इसको 1993 में लॉन्च किया गया था। बहुत पुराना कार्यक्रम है ये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, जो शिक्षित एजुकेटेड है, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप करना है इनके लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया था 1999 में। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था और इसमें लोगों को कहा गया कि आप बैंक का लोन ले लो, कम रेट पे लोन ले लो और अपने लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करो। यानी आप लोन ले लो हमसे कम रेट पर, सरकार कहती है, और आप स्वरोजगार के अवसर खुद डेवलप करो, छोटा मोटा काम करो। उसके बाद आते हैं ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च हुआ था 2000 में, सन 2000 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क का निर्माण और पेयजल को पहुंचाना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में लॉन्च किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में। लगे ना ग्रामोदय, ग्राम का उदय, और ग्राम का उदय कब होगा? जब अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा विद्युत, अच्छा सड़क और पानी मिलेगा पीने के लिए। तो ये आपका चैप्टर 3 था, ठीक है। नाउ अपने अंतिम चैप्टर पे आते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 4 है, भारत में खाद्य सुरक्षा। लास्ट चैप्टर बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, उनकी पहुंच हो, यानी भोजन तक हम पहुंच पाए और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, हमारे पास पैसा हो ताकि हम खरीद सके। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध हो, हम भोजन तक पहुंच पाए और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, पैसा हो, हम खरीद सकें। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है खाद्य सुरक्षा? तो 2 कारणों से किया जाता है। प्राकृतिक आपदा के कारण, कि मान लो कल को कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो उससे निपटने के लिए। दूसरा, खाद्य की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ जाएगी मार्केट में तो सरकार बफर स्टॉक बनाकर रखती है, उसे बाजार में लेके आएगी ताकि कीमत कम हो जाए। तो खाद्य सुरक्षा 2 कारणों से की थी, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए और खाद्य की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए। खाद्य असुरक्षित समूह कौन से हैं? वो कौन से समूह है जो खाद्य असुरक्षित है, खाने के मामले में असुरक्षित है? तो सबसे पहला था भूमिहीन किसान, जिस पर अपनी जमीन नहीं है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, और पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, जो अभी भी मिट्टी वगैरह के काम करते हैं ना, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, वो लोग खाद्य रूप से बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। खाद्य असुरक्षित राज्य कौन कौन से हैं? तो खाद्य असुरक्षित राज्य में उत्तर प्रदेश का नाम आता है, बिहार का नाम आता है और झारखंड का नाम आता है। ये वो राज्य हैं जो अधिकतर खाद्य असुरक्षित हैं। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है सभी लोगों के लिए भोजन उपलब्ध हो, वहां तक पहुंच सके और खरीदने का सामर्थ्य हो। खाद्य सुरक्षा 2 कारणों से की जाती है, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए और खाद्य की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए। खाद्य असुरक्षित समूह में आता है भूमिहीन किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग। खाद्य असुरक्षित राज्य में आता है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। अगले पेज पे आते हैं। हरित क्रांति, ये पहले ही पढ़ चुके आप, 1960 में हुआ था। इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। कहां पे हुआ था? तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, क्योंकि किसानों ने वहां पर HYB बीजों का इस्तेमाल किया था। भुखमरी के प्रकार, 2 प्रकार की भुखमरी होती है बच्चों, एक होती है दीर्घकालिक भुखमरी, एक होती है मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक भुखमरी, मौसमी भुखमरी। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त समुचित आहार ग्रहण करने की वजह से होती है। दीर्घकालिक, नाम या दीर्घकालिक, जो लंबे समय, ऐसी भुखमरी जो लंबे समय तक चले। और लंबे समय तक क्यों चलेगी? क्योंकि आप कम मात्रा में खाना खा रहे हो, कम गुणवत्ता वाला खाना खा रहे हो। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा, क्वांटिटी और खराब गुणवत्ता खाने से कारण होती है। गरीब लोग अत्यंत निम्न आमदनी और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीद सकने में सक्षम नहीं होते, तो वो दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। जो गरीब लोग हैं वो अच्छे क्वालिटी का खाना नहीं खा पाते और कम खाना खा पाते क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है, तो वो दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी या ग्रामीण इलाकों की कृषि क्रियाओं की मौसमी
प्रकृति को चलते तथा नगरीय इलाकों में अनियमित श्रम के चलते होती है। जो मौसमी भुखमरी होती है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो कृषि क्रियाओं के कारण होती है। भाई कभी बारिश ज्यादा हो गया, सूखा पड़ गया, तो आपको एक मौसम में खाना सही प्रकार से नहीं मिल पाया, तो मौसमी भुखमरी है। और शहरी क्षेत्रों में एक पर्टिकुलर मौसम में आपको काम नहीं मिलेगा, तो आपको अनियमित श्रम चल रहा है आपका, तो आपको मौसमी भुखमरी से गुजरना पड़ेगा। एक और पॉइंट है मौसमी भुखमरी का, इसमें शायद नहीं लिखा हो, मैं आपको बता दूं। मौसमी भुखमरी आती है फसल को बोने से लेकर फसल को काटने तक के जो बीच का स्थिति होता है, वो मौसमी भुखमरी के अंदर आता है। आपने फसल बोया, अब एकदम तो हो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा, तो इन दोनों के बीच का जो समय होता है वो मौसमी भुखमरी के अंदर आता है। ठीक है ना। अगले पेज पे आते हैं, बफर स्टॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है। बफर स्टॉक बहुत ज्यादा पेपर में आता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के द्वारा सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं एवं चावल का भंडार है। बफर स्टॉक क्या होता है? तो भारतीय खाद्य निगम, जिसको बोलते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकार द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज होते हैं, ज्यादा उत्पादन वाले राज्य होते हैं, वहां से गेहूं चावल को खरीद कर भंडार करके लेते हैं, गोडाउन में भर के रख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI अधिशेष पैदावार वाले राज्यों में कृषकों यानी किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। देखो, गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम रखा FCI। FCI जाती है फार्मर के पास, किसानों के पास, उनको देती है MSP। चीजों को समझना, गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बनाई जिसका नाम है FCI। FCI गई फार्मर के पास, किसानों के पास, उनको दिया MSP, और MSP के कारण जो फार्मर होती हैं वो अपना अनाज FCI को दे देती है। अब FCI इन सभी को गोडाउन में भर के रख लेती है। ये उनका गोडाउन है, ये FCI का गोडाउन है, इसमें भर के रख लेती है। तो गोडाउन में भर के जो रखा हुआ है स्टॉक हमारा, उसे बफर स्टॉक कहते हैं। अब मान लो देश में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई आपदा नहीं आया, कोई सुनामी, कुछ नहीं आया, तो बफर स्टॉक जो अनाज भरा उसको क्या करेंगे? उसको ट्रक में डालेंगे, उसको ट्रक में भरकर उसको फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकान तक ले जाएंगे और गरीब लोगों को बांट देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट ने बनाया FCI ने दिया MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, फार्मर को, फार्मर ने अपना अनाज दिया FCI को, FCI ने उसे पहुंचाया गोडाउन में अगर ये अनाज किसी काम का नहीं आया तो इसको भरेंगे ट्रक में, ट्रक के द्वारा जाएगा फेयर प्राइस शॉप, राशन की दुकानों पर, और यहाँ गरीब लोगों को फ्री में राशन बांट देंगे या कम कीमत पर बांट देंगे। नाउ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होती है? ये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? किसानों को उनकी फसल हेतु पहले से घोषित कीमतें प्रदान की जाती है, यानी सरकार पहले से इनको बता देती है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे आपके अनाज के लिए। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। निर्गत कीमत क्या होता है? खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं, अभी बताया था मैंने, गोडाउन में भर लिया, यहां भर के रखा आपने। ऐसा अनाज की कमी वाले इलाकों में और समाज के गरीब तबकों में बाजार की कीमत पर अनाज के वितरण हेतु किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। अब आपने क्या करा? इस गोडाउन में भर लिया, इसको ट्रक में भरा, ट्रक में भर के राशन की दुकान पे पहुंचाया, और राशन की दुकान में पहुंचा के गरीब लोगों को बांटोगे, तो गरीब लोगों को या तो फ्री में दोगे या इनसे थोड़ा बहुत पैसा लोगे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, तो इसको निर्गत कीमत कहते हैं। जो राशन की दुकान इन गरीब लोगों से पैसा लेते हैं ना, अनाज की बहुत कम कीमत होती है, उसको निर्गत कीमत कहते हैं। ठीक है, निर्गत कीमत के नाम से उसको जाना जाता है। नाउ अगले पेज पे आते हैं, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अगर आप ये पूरा डायग्राम समझा पाओ ना, तो ये PDS है। सरकार ने एक एजेंसी बनाई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने किसान के पास गए, किसानों को दिया मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत, उनसे अनाज खरीद लिया, उन अनाजों को गोडाउन में भर के रख लिया, इसको बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक जब किसी काम का नहीं आता तो उसको ट्रक में भरते हैं, ट्रक में भरकर राशन की दुकान पहुंचाते हैं, राशन की दुकान राशन कार्ड होल्डर को फ्री में या कम कीमत पर, निर्गत कीमत पर अनाज बांट देती है। इस पूरे सिस्टम को ही PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज, एक मिनट हाईलाइटर ले लूं, पेंसिल जरा, 1 सेकंड। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार VNM राशन दुकानों के माध्यम से अनाज के समाज के जो गरीब तबके हैं उनमें वितरित करती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS कहलाती है। यही मैंने आपको कहा था, डायग्राम आप समझा दो। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं हैं? सभी के पास राशन कार्ड का ना होना, राशन की दुकान कभी कभार खुलना, अनाज की गुणवत्ता खराब होना, राशन की दुकान के मालिक द्वारा राशन को खुले बाजार में बेचना, तो ये सब कमियां हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। सहकारी समितियां, इसमें हमारा रोल रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियां वह समितियां जो प्राइवेट एजेंसी चलाती है बिना प्रॉफिट के। तो तमिलनाडु में जितनी भी राशन की दुकान है उसमें से तकरीबन
94% सहकारी समिति के द्वारा चलाई जाती है। आपसे पूछेगा सहकारी समितियों की भूमिका, तो तमिलनाडु में 94% जो है ना राशन की शॉप, वो सहकारी समितियां चलाती है। दिल्ली में मदर डेयरी आपने सुना है, ये भी एक सरकारी समिति है जो कि दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण दरों में दूध और सब्जियां मुहैया कराने में बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। ऐसे आपने गुजरात में अमूल का नाम सुना होगा। दूध और दूध से बने चीजों को अमूल एक और कामयाब सहकारी समितियों का उदाहरण है। तो 3 सहकारी समिति बता दी, तमिलनाडु वाली बता दी, मदर डेयरी वाली बात बता दी, अमूल के बारे में बता दिया, और एक और आपका है, आप लिख सकते हो, इसमें नहीं लिखा हुआ, एडीएस। एक और आप कर लेना एडीएस, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट पेज ले लूं, एक और कर लेना महाराष्ट्र में बच्चों, एडीएस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एंड साइंस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एंड साइंस, एडीएस महाराष्ट्र में। इसने अनाज बैंक खोल रखा है। अनाज बैंक का मतलब है कि आपको बहुत कम कीमत पर अनाज मिल जाएगा, तो गरीब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये 4 सहकारी समिति आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका कंप्लीट ये पूरा इको रिवीजन पेपर से पहले से जरूर देख जाना, आपका बहुत फायदा होगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आपका वीडियो बहुत कम आएगा। तो मिलते हैं अगले रिवीजन में। जय हिंद।